हाँ भाई बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अडर यानी कि अयन। ठीक है, तो गाय के अयन के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब सबसे पहले देखिए, ये ऐसे समझिए कि गाय का मुंह उधर है। ठीक है, तो पीछे से जब आप गाय को देख रहे हो तो इस तरीके से अयन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि अयन जो है, अडर जो है वो किस प्रकार की ग्रंथि है भाई? रूपांतरित पसीना ग्रंथि है। रूपांतरित पसीना ग्रंथि है, यानी कि स्वेट ग्लैंड है। कैसी स्वेट ग्लैंड है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। कैसी भाई? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, रूपांतरित पसीना ग्रंथि है। कौन? अयन। अब बात आती है कि अयन जो होता है अडर बनता किससे है? भ्रूण का जब डेवलपमेंट चल रहा होता है, ठीक है, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया चल रही होती है, तो 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो अडर किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। किससे बनता है भाई? एक्टोडर्म से। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया अडर, या आप अडर बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां भी बोल सकते हो आप। ठीक है, गाय के अंदर स्तन ग्रंथियां या अयन जो है वो रूपांतरित पसीना ग्रंथि है, यानी कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है ये। और ये किससे बनती है? एक्टोडर्म से। इसकी ओरिजिन किससे हुई है भाई? एक्टोडर्म से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? एक्टोडर्म से। अब हम बात करते हैं कि ये जो अडर होता है इसके अंदर सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसमें नहीं होता। तो अडर के अंदर केवल क्या रहता है? ओनली सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है। सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो है वो रहेगा इसमें। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन इसमें नहीं रहता है। ठीक है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, वो नर्वस सिस्टम जब डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे। सिर्फ क्या रहता है? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इसमें नहीं रहती है। 3 चीज़ें पढ़ी। पहला तो ये क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, यानी कि रूपांतरित पसीना ग्रंथि है। ठीक है, दूसरी इसकी ओरिजिन, उत्पत्ति किससे हुई है? एक्टोडर्म से हुई है, तो एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। और इसमें सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं होती है। 3 पॉइंट तो ये हो गए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई अडर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अडर को सपोर्ट करने वाली आकृतियां कौन कौन सी हैं? अयन को सहारा देने वाली आकृतियां। ठीक है, ये देखेंगे आप। अयन को सहारा देने वाली आकृतियों में पहली आकृति तो हो गई स्किन, यानी कि त्वचा। भाई अडर तो नीचे लटका हुआ है, तो वो किस तरीके से शरीर से जुड़ा हुआ है, उसको सहारा कौन दे रहा है? एक तो स्किन दे रही है, उसकी वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक तो हो गई त्वचा, और दूसरा होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या होते हैं भाई? सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। अब देखिए आप डायग्राम में देखिए, ये जो रेड कलर से बीचों बीच है, ये है आपका मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। कौन सा भाई? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। ये दोनों साइड से जो हैं, ये 2 क्या हो गए? लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। ये 2 क्या हो गए? एक तो ये और एक ये दोनों क्या हैं? लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। अब देखिए आप, ये जो मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये अयन के इस तरीके से जाता है, नीचे से, बीचों बीच से। ठीक है, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट संख्या में कितना होगा? 1 होगा। लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट दोनों साइड से होंगे, तो लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट 2 होते हैं, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट 1 होता है। मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है वो अयन को 2 भागों में विभाजित करता है। कौन से भाग में? एक भाग तो हो गया लेफ्ट और एक हो गया राइट, है क्या नहीं? जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे ये जो है ये हाइंड क्वार्टर है, ये पीछे वाला पोर्शन हो गया, ये अयन का आगे वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये अयन को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, लेफ्ट और राइट में। मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट अयन को 2 भागों में विभाजित कर देता है, राइट और लेफ्ट। ठीक है,
मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है वो कैसा लिगामेंट होता है? इलास्टिक लिगामेंट होता है। कैसा होता है भाई? इलास्टिक, इलास्टिक है। और लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट जो दोनों होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन इलास्टिक। इलास्टिक तो आप समझते हैं, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक, ठीक है। जैसे रबर क्या होती है? इलास्टिक, ठीक है। तो मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट संख्या में कितने होंगे? 1। और ये आयन को 2 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, लेफ्ट अडर और राइट साइड का अडर, ठीक है। मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट कैसा होगा? इलास्टिक होगा, क्योंकि ये आयन के बीचों बीच से नीचे से जा रहा है। तो जब आयन की साइज बढ़ने लगेगी तो क्या होगा? आयन नीचे की ओर झुकने लगेगा, तो आयन टूटे नहीं। इसलिए ये जो लिगामेंट है बीचों बीच से ये जो जा रहा है, ये कैसा होता है? इलास्टिक होता है। कैसा होता है भाई? इलास्टिक। लेकिन जब कभी भी अडर ब्रेकडाउन होता है तो टूटता भी कौन सा है? यही टूटता है। कौन सा? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट, क्योंकि साइड के तो टूटेंगे कैसे, ठीक है। तो अडर ब्रेकडाउन के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? अडर ब्रेकडाउन के लिए, आयन के ब्रेकडाउन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट ही जिम्मेदार होता है। मीडियन ही इलास्टिक होता है। इलास्टिक क्यों है? ताकि ज़्यादा वजन को सहन कर सके। और रबर को आप एक टाइम तक तो खींच सकते हैं, उसके बाद क्या होगी? टूट जाती है वो, ठीक है। तो मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट आयन को 2 बराबर भागों में बांट देता है। एक तो राइट साइड का अडर हो गया, एक लेफ्ट साइड का हो गया। मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट इलास्टिक होता है। और अगर वजन ज़्यादा हो गया तो अडर का ब्रेकडाउन जो होता है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट जिम्मेदार है। किसके लिए? अडर ब्रेकडाउन के लिए। कैसा होता है? इलास्टिक। लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट 2 होते हैं, दोनों कैसे होते हैं? नॉन इलास्टिक। तो दोनों साइड से तो हो गए लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट, बीचों बीच से नीचे से कौन सा हो गया? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। और एक हो गई त्वचा, ठीक है। तो आयन को सहारा देने वाली आकृतियां, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, आयन को सहारा देने वाली आकृति कौन सी हो गई? स्किन हो गई, त्वचा, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गए। सस्पेंसरी लिगामेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मीडियन और एक लेटरल। मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट इलास्टिक होता है जो अडर ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार होता है, और लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है वो 2 होते हैं संख्या में, और कैसे होते हैं? नॉन इलास्टिक होते हैं। ये हो गई अडर को सहारा देने वाली आकृतियां, ठीक है भाई। अब देखिए आप, अब ये जो आयन का पोर्शन है इसको हमने यहां बना दिया है सेम, ठीक है। इसको हम मिटा सकते हैं, देखिए, ठीक है। अभी देखिए आप, रेड लाइन से हमने डिनोट किया था मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। तो यहां मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट कौन सा होगा? ये वाला, ये मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट है। और दोनों साइड में हो गए आपके लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट हो गए दोनों साइड में, ठीक है। और ये हो गई आपकी एल्वियोलाई। ये क्या हो गई? आपकी एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई के अंदर किसका निर्माण होगा? दूध का निर्माण होगा। मिल्क प्रोडक्शन है किस में होता है? एल्वियोलाई के अंदर होता है। अब देखिए आप, अडर को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया किसने? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट ने। इधर से और उधर से 2 लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गई? एल्वियोलाई हो गई। तो ये 4 क्वार्टर हो गए। ये पीछे का हिस्सा हो गया है, ये हाइंड क्वार्टर हो गया, ये पश्च भाग हो गया, ये अग्रभाग हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एल्वियोलाई के अंदर किसका निर्माण होता है? दूध का निर्माण होता है। और दूध बनता किससे है? रक्त से। किससे बनता है? रक्त से। जब 400 से 500 ml रक्त गुजरता है तो उससे 1 ml दूध का निर्माण होता है। कितना भाई? 1 ml दूध का निर्माण होता है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, ये जो आकृति है ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम। क्या है भाई? कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम है। ये कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम है। तो इस तरीके से आयन के चारों क्वार्टर एक दूसरे से क्या रहते हैं? सेपरेट रहते हैं। हमने जब मैस्टाइटिस डिस्कस किया था मेडिसिन के अंदर, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि इस टीट कैनाल से संक्रमण जाएगा तो संक्रमण यहाँ तक ही सीमित रहेगा, इस क्वार्टर में नहीं जा सकता। यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि
कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम से ये क्या है, सेपरेट हैं। तो ये तो हो गए कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम, और ये बीच में क्या हो गया, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट हमने यहाँ दिखा दिया है। और ये क्या है, ये एल्वियोलाई हैं। क्या है ये, एल्वियोलाई हैं, जिसमें दूध का निर्माण होता है। दूध बनता किससे है, रक्त से। जब 400 से 500 ml रक्त गुजरता है तो उसमें से 1 ml दूध का निर्माण होता है। ठीक है भाई। अब देखिए आप, अब इसके अंदर से हमने एक पोर्शन का डायग्राम, जैसे एक क्वार्टर हमने ले लिया और उसका भी एक छोटे से हिस्से का डायग्राम हमने यहाँ बना दिया है। वो देखने की आप कोशिश करेंगे। देखिए अब आप, तो देखिए ये जो है कंप्लीट, इसको हम बोल देते हैं लोब। इसका मतलब अयन का एक जो क्वार्टर होता है वो कई लोब से बना होता है। लोब के अंदर ये जो छोटे छोटे पोर्शन हैं ये वाले, ये क्या हैं, लोब्यूल। क्या है भाई, लोब्यूल। तो एक लोब के अंदर कई सारे क्या हो गए, लोब्यूल्स हो गए। क्या हो गए भाई, लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स के अंदर रहती हैं एल्वियोलाई। कौन रहती हैं, एल्वियोलाई। ये जो आकृति हमने दिखाई है ये क्या है, एल्वियोलाई है। ये क्या है भाई, एल्वियोलाई। ये हो गई आपकी एल्वियोलाई। क्या हो गई, एल्वियोलाई। ठीक है। अब देखिए ये एल्वियोलाई हो गई। अब एल्वियोलाई से यहां से ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट हैं। ये सब क्या है, ये तो एल्वियोलर डक्ट हो गई। और ये आगे चलकर कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिल्क डक्ट भी बोल सकते हैं। मिल्क डक्ट या कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। ये जो पोर्शन है ये वाला है, इसको हम बोलते हैं ग्लैंड सिस्टर्न। क्या बोलते हैं, ग्लैंड सिस्टर्न। इसको हम बोलते हैं टीट सिस्टर्न। क्या बोलते हैं, टीट सिस्टर्न। टीट सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है। और ये जो आपको ओपन एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा, ये ओपन एरिया जो है पूरा खुला, इसको हम बोलते हैं टीट कैनाल। टीट कैनाल या स्ट्रिक कैनाल। और ये जो बाहर ये छिद्र आपको दिख रहा है ये है टीट ओरिफिस। क्या है, टीट ओरिफिस। क्या है भाई, टीट ओरिफिस। अब देखिए आप, एक क्वार्टर जो है उसके अंदर कई सारे लोब्स हैं। लोब के अंदर लोब्यूल हैं और लोब्यूल के अंदर एल्वियोलाई है जिसमें दूध का निर्माण चल रहा है। अब एल्वियोलाई से दूध आया किसमें, एल्वियोलर डक्ट में, और ये कलेक्ट हो गया किसमें, मिल्क डक्ट में। मिल्क डक्ट से आकर एकत्रित हो जाता है ग्लैंड सिस्टर्न में। इस ग्लैंड सिस्टर्न का वॉल्यूम होता है लगभग 400 ml। किसमें, गाय में। और फिर ग्लैंड सिस्टर्न से आता है टीट सिस्टर्न में, इसका वॉल्यूम होता है लगभग 40 ml। कितना होता है, 40 ml। और फिर टीट सिस्टर्न से टीट कैनाल के रास्ते से टीट ओरिफिस से दूध बाहर आ जाता है। तो देखिए सबसे ऊपर क्या हो गया, लोब। लोब किस में बट गए, लोब्यूल्स में। लोब्यूल्स के अंदर क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में दूध का निर्माण हुआ, वो किस में आया, एल्वियोलर डक्ट में आया। एल्वियोलर डक्ट से दूध कलेक्ट किस में हुआ, मिल्क डक्ट में। किस में हुआ भाई, मिल्क डक्ट में। मिल्क डक्ट से किस में हुआ दूध कलेक्ट, ग्लैंड सिस्टर्न में। ग्लैंड सिस्टर्न से मिल्क किस में आया, टीट सिस्टर्न में। किस में आया, टीट सिस्टर्न में। और टीट सिस्टर्न से दूध किस में आया, टीट कैनाल के रास्ते। और टीट कैनाल के रास्ते टीट ओरिफिस से बाहर आ गया। ठीक है। तो क्या हुआ, लोब बट गए लोब्यूल्स में। लोब्यूल्स के अंदर है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में दूध का निर्माण हुआ और दूध जो है वो एल्वियोलर डक्ट से किस में आ गया, मिल्क डक्ट में। और मिल्क डक्ट से आकर इकट्ठा हो गया किस में, ग्लैंड सिस्टर्न में। फिर ग्लैंड सिस्टर्न से आकर एकत्रित हुआ किस में, टीट सिस्टर्न में। और टीट सिस्टर्न से टीट कैनाल के रास्ते, ये जो बाहर छिद्र आपको दिखाई दे रहा है ये टीट ओरिफिस, इससे बाहर आ जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हम बात करते हैं कि दूध का निर्माण होता कैसे है और मिल्क लेट डाउन कैसे होता है। ठीक है, बात करेंगे किसकी, मिल्क लेट डाउन की। मिल्क लेट डाउन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए आप, मिल्क लेट डाउन के लिए जैसे गाय है तो उसका बछड़ा आपने छोड़ दिया है। अब बछड़े ने आकर क्या की, यहाँ सकलिंग की। सकलिंग समझते हैं आप,
बछड़ा जो है वो टीट को अपने मुंह से इस तरीके से क्या कर रहा है, सकलिंग कर रहा है। ठीक है, पहले हम जैसे गांव में करते हैं ना मिल्किंग, तो बछड़े को छोड़ देते हैं, बछड़े ने सकलिंग की। या अगर आपने वीनिंग कर दी है, वीनिंग मतलब बछड़े को अलग कर दिया है, तब आप दूध निकालने से पहले क्या करते हैं, टीट की मसाज करते हैं। हाँ, थोड़ा गुनगुने पानी से टीट को ऐसे धोते रहेंगे आप। उससे क्या होगा, दो चीज़ों से, एक तो या तो बछड़े ने क्या की, सकलिंग की है, या तो बछड़े ने सकलिंग की, या फिर अगर बछड़े की आपने वीनिंग कर दी है, वीनिंग समझते हैं, दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को मां से अलग करना, तो उस समय तो फिर बछड़े को तो आप दूध बिल्कुल पिला ही नहीं रहे, तो फिर दूध निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मसाज करते हैं। क्या करते हैं भाई, मसाज। तो या तो आप टीट की मसाज करो, या वीनिंग नहीं हुई है तो बछड़ा जो है वो सकलिंग कर रहा है। इन दोनों की वजह से यहां से क्या होगा, यहां से न्यूरॉन के माध्यम से संदेश जाएगा किसको, पीयूष ग्रंथि के पश्चभाग को। किसको जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पश्चभाग को। पीयूष ग्रंथि के पश्चभाग से हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करेगा किस पर, एल्वियोलाई पर। किस पर काम करेगा, एल्वियोलाई पर। अब ये एल्वियोलाई का डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरीके से मिल्क जो है वो बाहर आ रहा है। अब देखिए हुआ क्या था, बछड़े ने सकलिंग की या तो, और अगर वीनिंग आपने कर दी है तो आप खुद क्या कर रहे हैं, टीट की मसाज कर रहे हैं। उससे संदेश गया तंत्रिका के थ्रू, कहाँ, पीयूष ग्रंथि के पश्चभाग को। पीयूष ग्रंथि के पश्चभाग से हार्मोन स्रावित हुआ, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन ने काम किया किस पर, एल्वियोलाई के ऊपर। अब देखिए ये है एल्वियोलाई, ये क्या है, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के ऊपर ये हैं मायो एपिथेलियल कोशिकाएं, ये हैं मायो एपिथेलियल सेल्स हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मायो एपिथेलियल सेल्स पर काम करता है। कहाँ काम करता है, मायो एपिथेलियल सेल्स पर। अब नाम से पता चल रहा है, मायो इसका मतलब मसल्स है। मायो एपिथेलियल कोशिकाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कराएगा, संकुचन कराएगा। दूध का निर्माण किस में हो रहा है, एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई में दूध भरा हुआ है, जैसे ही मायो एपिथेलियल कोशिकाओं में संकुचन होगा, मिल्क जो है वो एल्वियोलर डक्ट, फिर मिल्क डक्ट से ग्लैंड सिस्टम से टीट सिस्टम, और फिर टीट कैनाल के रास्ते टीट ओरिफिस से बाहर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं मिल्क लेट डाउन। क्या बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन बोलते हैं। ठीक है, तो मिल्क लेट डाउन एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स होता है। न्यूरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि या तो आपने मसाज की या बछड़े ने सकलिंग की टीट की, तो तंत्रिका के माध्यम से संदेश गया किसको, पीयूष ग्रंथि के पश्चभाग को। एंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हार्मोन निकला कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा रिफ्लेक्स होता है, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स होता है। न्यूरो क्यों बोल रहे हैं, तंत्रिका के माध्यम से संदेश गया किसको, पीयूष ग्रंथि के पश्चभाग को। और पीयूष ग्रंथि एक एंडोक्राइन ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। उससे हार्मोन निकला कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने काम किया किसके ऊपर, मायो एपिथेलियल कोशिकाओं पर। क्या किया, इनमें संकुचन कराया तो एल्वियोलाई से मिल्क जो है वो किस में चला गया, एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट से मिल्क डक्ट में, मिल्क डक्ट से ग्लैंड सिस्टम से टीट सिस्टम, और फिर टीट कैनाल से टीट ओरिफिस के रास्ते से बाहर आ गया। इसको हम बोलते हैं मिल्क लेट डाउन। अब सुनिए आप, मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार हुआ, ऑक्सीटोसिन।